नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। आज से दशकों पहले यानी आजादी से भी पहले के वक्त में जब कोई हॉकी तो दूर खेलों पर भी ज्यादा बात नहीं करता था, उस वक्त सेना के एक जांबाज ने अपनी कलाइयों से मैदान में ऐसा जादू चलाया कि पूरी दुनिया उसकी दीवानी हो गई। कहते हैं उस वक्त दुनिया भारत को महात्मा गांधी और ध्यानचंद के नाम से ही जानती थी। जी हाँ, वही मेजर ध्यानचंद जिनकी बदौलत हॉकी आज राष्ट्रीय खेल है। उनकी जयंती यानी 29 अगस्त को खेल दिवस के तौर पर मनाने की रवायत है। दूसरी तरफ एशियाई खेलों में हमारा शानदार प्रदर्शन जारी है। ऐसे में आज विशेष समर्पित है खेलों को, खेल दिवस को, यानी मेजर ध्यानचंद की जयंती को। जानेंगे ध्यानचंद के जीवन को, बात करेंगे देश में खेलों की हालत और उनकी चुनौतियों की, और साथ ही साथ बात होगी खेलों के कुछ नए उभरते सितारों की भी। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। खेल दिवस जिनके नाम पर मनाया जाता है, उन्हें पूरा देश हॉकी के जादूगर के नाम से जानता है। जी, हम बात कर रहे हैं मेजर ध्यानचंद की। शुरुआती दौर में सिर्फ नौकरी के मकसद से सेना में वो भर्ती हुए थे, लेकिन बाद में उनका जुड़ाव हॉकी से हो गया और इस खेल ने उन्हें सफलता के शिखर पर पहुंचा दिया। आइए देखते हैं मेजर ध्यानचंद की जिंदगी का सफरनामा। इंडिया स्कोर। साल 1936, जगह बर्लिन, तारीख 15 अगस्त, मौका बर्लिन ओलंपिक पुरुष हॉकी का फाइनल मुकाबला। हॉकी स्टिक से गेंद को दूसरे खिलाड़ियों से छीनकर आगे बढ़ते ये हैं हॉकी के युग पुरुष मेजर ध्यानचंद। भारतीय टीम ने इस मैच को 8-1 से जीता और ओलंपिक में तीसरा स्वर्ण पदक हासिल किया। इस जीत के साथ कप्तान ध्यानचंद का नाम भारतीय हॉकी के इतिहास में हॉकी के जादूगर के रूप में दर्ज हो गया। ध्यानचंद जी का सबसे बड़ा योगदान है कि उन्होंने, जब हम गुलाम हुआ करते थे तब से लेकर आज तक, जो देश को जो सबसे बड़ी साख प्रतिष्ठा आपकी होती है, आपको ओलंपिक में गोल्ड्स दिए, और उस वक्त के हॉकी के गोल्ड वन साइडेड, हम बड़ी बड़ी कंट्रीज़ को अकेले, उनसे कभी कहते थे स्टिक छीन लेते हैं, कभी उनकी स्टिक का उनका इंस्पेक्शन होता था कि इसमें कोई चुंबक ना हो, इस तरह की बातें सुनते हैं। और ध्यानचंद जी का सबसे बड़ी चीज़ है कि इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा, जिस तरह से वो हॉकी से, स्पोर्ट्स से जुड़े रहे, ये मुझे लगता है कि उस वक्त पे जब हमारी प्रायोरिटी कभी भी स्पोर्ट्स नहीं था, मैंने कहा, लेकिन उस वक्त तो बहुत कम था, हमें तो सिर्फ रोजी रोटी, कहते हैं रोटी कपड़ा और मकान चाहिए था, उस वक्त भी स्पोर्ट्स का फोकस रखने में ध्यानचंद जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मेजर ध्यानचंद सिंह का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में हुआ था। स्कूली शिक्षा हासिल करने के बाद 1922 में 16 साल की उम्र में वो दिल्ली में सेना के फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में बतौर सिपाही शामिल हुए। बेहतरीन खेल की बदौलत ध्यानचंद को सेना में पदोन्नति मिली। 1938 में उन्हें वायसराय का कमीशन मिला और वो सूबेदार बन गए। उसके बाद उन्होंने अपने शानदार खेल से लेफ्टिनेंट और कैप्टन की रैंक हासिल की। उसके बाद वो मेजर भी बने। आज क्रिकेट में जो जगह डॉन ब्रैडमैन, फुटबॉल में पेले और टेनिस में रॉड लेवर की है, हॉकी में वही जगह मेजर ध्यानचंद की है। मेजर ध्यानचंद की बात करें, जब हॉकी के जादूगर, जो उन्होंने पूरी, जो कहते हैं कि अगर हिटलर के सामने जब उन्होंने गोल किए तो हिटलर ने कहा था कि आइए मेरे देश की नागरिकता लीजिए और उसके बाद आप मेरे लिए खेलिए। उन्होंने कहा नहीं, मैं भारतीय हूँ। तब तो हम स्वतंत्र भी नहीं थे। सोचिए, जर्मनी में जाकर उस दौर में ये सब कुछ कहना, ये कोई आम बात नहीं थी, लेकिन ये थे जादूगर। जब हम हॉकी की बात करते हैं तो सीधे ये कहा जा सकता है कि मेजर ध्यानचंद का नाम आता है, जिन्हें हम प्यार से दद्दा ध्यानचंद कहते हैं। तो ये कह सकते हैं कि भारत में जहाँ की खेल संस्कृति है ही नहीं और खेलों को एक तरह से गौण माना जाता था, वहाँ एक ऐसा खिलाड़ी पैदा होता है कि जो अकेले दम पर एक खेल में अपनी विशेष छाप छोड़ता है और ओलंपिक सरी के खेलों में ये कह सकते हैं कि विदेशी खिलाड़ियों ने ही विदेशी शासकों को भी प्रभावित करता है। 1926 में मेजर ध्यानचंद को 21 साल की उम्र में न्यूजीलैंड जाने वाली भारतीय टीम के लिए चुना गया। इस दौरे में भारतीय सेना की टीम ने 21 में से 18 मैच जीते। उन्हें 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में पहली बार हिस्सा ले रही भारतीय हॉकी टीम का हिस्सा बनने का मौका मिला। सिलसिला आगे बढ़ा और 1932 के लॉस एंजलिस ओलंपिक में भारत अमेरिका के मैच में भारत ने अमेरिका को 24-1 के रिकॉर्ड अंतर से हराया। इस मैच में
ध्यानचंद ने 8 गोल दागे। 1936 मेजर ध्यानचंद के लिए सबसे यादगार रहा। बर्लिन ओलंपिक में उन्हें बतौर कप्तान खेलने का मौका मिला। ध्यानचंद की अगुवाई में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया और फाइनल में मेजबान जर्मनी को 8-1 से करारी शिकस्त दी। भारत को लगातार तीसरा स्वर्ण पदक मिला। जब से उन्होंने स्टिक पकड़ी, ये कह सकते हैं कि उनके स्टिक से गोल ही निकलते रहे। और फिर ये था कि उस समय ऐसा नहीं था कि प्रतिस्पर्धा कम थी, प्रतिस्पर्धा तब भी थी, लेकिन ओलंपिक चाहे 1928 का ओलंपिक हो, चाहे 1932 का ओलंपिक हो, ओलंपिक में जो उन्होंने शुरुआती स्वर्ण पदक हमें दिलाए, वो एक वो दद्दा ध्यानचंद के कारण मिले हमें। तो शुरू में जो एक खेलों की तरफ भारत का रुझान बढ़ाया, या फिर खेलों में ये कह सकते हैं कि भारतीयों को पहचान दिलाई, तो पहला व्यक्ति दद्दा ध्यानचंद थे। इन्हीं दिनों ध्यानचंद के खेल से प्रभावित होकर जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने उन्हें जर्मनी की सेना में शामिल होने की पेशकश की, लेकिन ध्यानचंद ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। 1948 में 43 साल की उम्र में ध्यानचंद ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी को अलविदा कह दिया। शानदार खेल की बदौलत मेजर ध्यानचंद विश्व भर में छाए रहे। मेजर ध्यानचंद को 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 3 दिसंबर 1979 को हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का निधन हो गया। हॉकी के इस महान खिलाड़ी के सम्मान में केंद्र सरकार ने 2012 में मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की और तब से हर साल 29 अगस्त को पूरे देश में खेल दिवस मनाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आजादी के बाद देश के सामने तमाम मुश्किलें और चुनौतियां थी। खेल पर तो किसी का ध्यान भी उतना नहीं था जितना अन्य क्षेत्रों पर था, लेकिन तमाम चुनौतियों से पार पाते हुए भारतीय खिलाड़ियों ने खेल की दुनिया में अपना नाम बुलंद किया और भारत लगातार खेल के क्षेत्र में उभरता रहा। आइए एक नजर डालते हैं भारतीय खेल और खिलाड़ियों के सफरनामे पर। 1947 में जब देश आजाद हुआ, तब शायद किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि भूख, गरीबी, अशिक्षा और कमजोर आर्थिक हालात से लड़ता और जूझता भारत आगे चलकर खेल की दुनिया में भी नाम कमा पाएगा। धीरे धीरे ही सही, मगर अपने लक्ष्य पर अडिग और समर्पित भारतीय खिलाड़ियों ने न केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान कायम की, बल्कि भारत का नाम भी रोशन कर दिया। देश आजाद होने के बाद अगले साल ही भारतीय हॉकी टीम ने 1948 के लंदन ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता। हॉकी में अपनी बादशाहत कायम रखते हुए भारत ने कुल 8 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते। इसके बाद 1951 में नई दिल्ली में हुए एशियन खेल में भारतीय फुटबॉल टीम ने इतिहास रचते हुए स्वर्ण पदक जीता। लेवी पिंटो ने 100 मीटर और 200 मीटर की दौड़ में गोल्ड मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन किया। 1952 में हेलसिंकी ओलंपिक्स में केडी जाधव कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बने। यही नहीं, भारतीय महिला खिलाड़ियों ने भी पहली बार इसी ओलंपिक में हिस्सा लिया था। आजादी के बाद क्रिकेट के खेल में भी औपनिवेशिक मानसिकता से उभरते हुए भारतीय क्रिकेट टीम ने 1952-53 में भारत दौरे पर आई पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को हराकर पहली बार टेस्ट सीरीज पर कब्जा जमाया। इसके बाद 1958 में बिलियर्ड्स खिलाड़ी विलियम जोन्स विश्व चैंपियन बने। किसी व्यक्तिगत खेल में विश्व चैंपियन बनने वाले वो पहले भारतीय खिलाड़ी बने। 1958 में ही कार्डिफ में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में मिल्खा सिंह ने स्वर्ण पदक जीता। कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले वो पहले भारतीय एथलीट थे। यही नहीं, मिल्खा सिंह 1960 के रोम ओलंपिक में पुरुषों के 400 मीटर की दौड़ में चौथे स्थान पर रहे। इसके साथ ही फुटबॉल में अपनी लय कायम रखते हुए भारतीय फुटबॉल टीम ने 1962 में हुए एशियन गेम्स में दोबारा गोल्ड मेडल जीता। 1971 में पहली बार भारतीय क्रिकेट टीम ने अजीत वाडेकर के नेतृत्व में वेस्टइंडीज को उनके घर में हराकर टेस्ट श्रृंखला जीती। भारतीय टीम द्वारा विदेश में टेस्ट जीतने का ये पहला मौका था। 1980 में प्रकाश पादुकोण ने ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीता। 1983 में भारतीय क्रिकेट के लिए सबसे सुनहरा साल साबित हुआ जब कपिल देव की कप्तानी में टीम ने विश्व कप क्रिकेट का खिताब जीता। 1986 में भारत की उड़नपरी पीटी उषा ने सियोल एशियन गेम्स में 5 पदक जीते, जिसमें 4 स्वर्ण पदक थे। वहीं 1988 में विश्वनाथन आनंद शतरंज में भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने। 1996 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लॉन टेनिस में अपनी पहचान बनाते हुए भारत के लिएंडर पेस ने अटलांटा ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता। अगले ही साल 1997 में महेश भूपति मिक्स फ्रेंच ओपन जीतकर ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले भारतीय लॉन टेनिस खिलाड़ी बने। यही नहीं, साल 2000 में सिडनी ओलंपिक में कर्णम मल्लेश्वरी ने वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रच दिया।
2003 में विश्व कप में अंजू बॉबी जॉर्ज ने महिलाओं की लंबी कूद में ब्रॉन्ज मेडल जीता। वहीं 2004 के ओलंपिक खेल में वर्तमान खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर डबल ट्रैप शूटिंग में सिल्वर मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बने। इसके बाद 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में अभिनव बिंद्रा ने पुरुषों के 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले वो पहले भारतीय बने। 2012 में लंदन में हुए ओलंपिक खेल में मैरी कॉम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, जबकि 2016 के रियो द जेनेरियो ओलंपिक में पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में रजत पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया। 2016 के ओलंपिक में ही भारतीय महिला पहलवान साक्षी मलिक ने महिलाओं की 58 किलोग्राम कुश्ती प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया। इन सब के अलावा जकार्ता में चल रहे एशियन गेम्स में भी खेल के सभी क्षेत्र में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। वक्त जरूर लगा, तैयारियां देर से शुरू हुई, तमाम दुश्वारियां आई, लेकिन मजबूत इरादे और अटल विश्वास के बदौलत भारत और भारतीय खिलाड़ी खेल के सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ते गए और भारत खेल की दुनिया में भी एक नई ताकत बनकर उभर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। खेलों को बढ़ावा देने और प्रतिभाशाली युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए देश में खेल नीति भी है। इसमें वक्त वक्त पर बदलाव होते रहे हैं। खेल दिवस के मौके पर खेलों की सेहत पर इसलिए बात होनी बहुत ज़रूरी हो जाती है। खासकर ओलंपिक्स में देश के प्रदर्शन के बाद ये चिंता ज़्यादा बड़ी लग रही है। आइए खेलों के सामने मौजूदा चुनौतियों पर बात करते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। भारत में खेलों की दो दुनिया है। पहली दुनिया है क्रिकेट की, जिसमें कामयाबी है, ग्लैमर है और बेतहाशा शोहरत। लेकिन दूसरी दुनिया इतनी रोशनज़दा नहीं है। ये स्याह दुनिया कबड्डी, दौड़, ऊंची कूद, जिम्नास्टिक्स जैसे असंख्य खेलों से भरी हुई है। आखिर एक ही देश में खेलों के बीच ये खाई क्यों है? इसकी पड़ताल करें तो कई वजहें उभरती हैं। पड़ताल से पहले देश में खेलों की मौजूदा स्थिति पर नजर दौड़ा लें। ओलंपिक खेलों के इतिहास में व्यक्तिगत स्पर्धा में देश के खाते में सिर्फ एक गोल्ड मेडल है। 2008 के ओलंपिक खेलों में अभिनव बिंद्रा ने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में ये मेडल जीता था। 1928 से 1980 के बीच हमने 8 गोल्ड मेडल जरूर जीते, लेकिन ये मेडल सिर्फ हॉकी हमें दिला पाई। भारत में खेलों की स्थिति का अंदाजा आप इस बात से बखूबी लगा सकते हैं कि दुनिया में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने देश के लिए भारत को पिछले करीब 100 सालों में मिले कुल स्वर्ण पदकों से ज्यादा पदक जीते हैं। सबसे बड़ी चुनौती मैंने कहा भारतीयों के परिप्रेक्ष्य में अगर आप कहें तो इंडियंस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि जब वो बड़े हो रहे हैं, 15, 16, 17 साल के हैं, जो कैरियर ईयर्स होते हैं। स्पोर्ट्समैन क्या करता है, अगर आप बार बार देखें कि स्पोर्ट्समैन जब बड़ा हो रहा होता है उसके पास बहुत बड़ा चैलेंज होता है, अरे आप डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, पायलट बनेंगे या स्पोर्ट्समैन बनेंगे। बहुत विरले ऐसे लोग होते हैं जो आप इंजीनियर भी बन गए और स्पोर्ट्समैन भी बन गए, ऐसा नहीं होता। वो सेक्रीफाइस करते हैं स्टडीज़ को और उसके बाद स्पोर्ट्समैन बनते हैं। तो अब ऐसे में उनकी तो कोई गलती नहीं है अगर वो एक चीज़ को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कॉर्पोरेट सेक्टर या गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, इन सब का योगदान है कि जब वो बन रहा है और अच्छा है, जूनियर लेवल, नेशनल लेवल पे अचीव कर रहा है, उसको एक प्लेटफॉर्म दीजिए। ये अब आप ये चीज़ लग गए हैं जो भी संस्थान में आपको, अब आपकी रोजी रोटी इज़ टेकन केयर ऑफ। अब आप अच्छा कीजिए, आपको सर्विस में प्रमोशंस मिलेगा। साल 2016 में मानसून सत्र के दौरान संसद की स्थायी समिति ने देश में स्पोर्ट्स कल्चर पर कई गंभीर सवाल खड़े किए थे। इसमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाला था खिलाड़ियों पर हो रहा खर्च। खेल विभाग ने समिति को कुछ आंकड़े दिए जिन्होंने देश में खेलों की स्थिति पर रोशनी डाली। खेल विभाग के मुताबिक अमेरिका अपने खिलाड़ियों पर रोज 22 रुपए प्रति खिलाड़ी खर्च करता है। ब्रिटेन 50 पैसे प्रति खिलाड़ी रोज खर्च करता है। जमैका जैसे छोटे देश भी 19 पैसे प्रति खिलाड़ी रोज खर्च किया करते हैं। लेकिन भारत में सरकार रोज एक खिलाड़ी पर सिर्फ 3 पैसे खर्च करती है। अमेरिका, चीन, जापान जैसे देशों को छोड़ भी दे तब भी दक्षिण कोरिया और यहाँ तक दुनिया के सबसे सुस्त गति की अर्थव्यवस्थाओं में से एक जमैका जैसे देश हमसे ओलंपिक पदकों में आगे रहते हैं। कारण साफ है, इन देशों का स्पोर्ट्स कल्चर। इन देशों में बचपन से ही खिलाड़ी खोजकर उन्हें सरकारी देखरेख में बड़ा किया जाता है, जबकि भारत में कमोवेश ये स्थिति उल्टी है। जानकार मानते हैं कि कच्ची उम्र में खिलाड़ियों को तराशने का जिम्मा राज्यों को दिया गया है और जब कोई खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा के लिए तैयार हो जाता है
तब जाकर उसे केंद्रीय मदद मिलती है। खेलों में निवेश को लेकर भी भारत की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। संसद की स्थायी समिति कहती है कि खेलों को बढ़ावा देने से जुड़े राष्ट्रीय खेल विकास कोष यानी NSDF में खुद सार्वजनिक उपक्रम योगदान नहीं कर रहे। रिपोर्ट कहती है कि कंपनियों में CSR और NSDF को लेकर भारी भ्रम है, यानी NSDF में जाने वाला पैसा कंपनियां CSR के नाम पर खर्च कर रही हैं। समिति ने पाया कि खेलों के नाम पर सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां और बैंक छोटे मोटे अंदरूनी आयोजन करके ये पैसा बहा देती है। इसमें पार्टी, क्लब और छोटे मोटे मैच शामिल हैं, जबकि ये पैसा खिलाड़ियों पर खर्च होना चाहिए। समिति ने खेल विभाग के बारे में जवाब तलब किया था। समिति के सामने खेल विभाग ने माना कि भारत में आबादी की तुलना में खेलों में प्रदर्शन लचर रहा है और खेलों के लिए सुविधाओं के साथ साथ उपकरणों, दवाओं और विशेषज्ञों की भी भारी कमी है। खेल विभाग ने कहा कि खिलाड़ी देश में खेलों को करियर के तौर पर अपनाने से परहेज करते हैं क्योंकि इसमें अनिश्चितता के साथ पैसों की कमी है। समिति ने पाया कि खिलाड़ियों को नॉन ऑफिसर ग्रेड में भर्ती किया जाता है। समिति ने सुझाव दिया कि राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को सरकार अधिकारी ग्रेड में भर्ती करे। एक सच्चाई ये भी है कि सरकारी सेवा में आने के बाद ज्यादातर खिलाड़ी अपने खेल पर फोकस नहीं कर पाते और दूसरे कामों में व्यस्त हो जाते हैं। स्थायी समिति ने जिन खामियों को उजागर किया है वो बेहद गंभीर लेकिन सीमित है। खेलों के सामने जमीनी चुनौतियां कई और भी हैं। इसमें सही कोचिंग का अभाव, विदेशी कोचों पर ज्यादा निर्भरता, स्कूली शिक्षा में खेलों को बढ़ावा, राष्ट्रीय स्तर पर खेलों के लिए समर्पित संस्थान, रिसर्च, बुनियादी सुविधाओं और संसाधनों की कमी, गरीबी और प्राइवेट सेक्टर की ओर से निवेश में भारी कमी शामिल है। देश की 60% से ज्यादा आबादी युवा है। इसमें भी बड़ा हिस्सा 24 साल से कम उम्र के युवाओं का है। खेलों के मामले में दुनिया का सिरमौर बनने की यह आदर्श स्थिति शायद कभी नहीं होगी। यही वजह है कि मौजूदा केंद्र सरकार ने इस दिशा में काम करने के लिए कई ऐसी नीतियां बनाई हैं जिससे भारत में स्पोर्ट्स कल्चर के माहौल को सुधारा जा सके। इसमें खेलो इंडिया जैसे कार्यक्रमों की शुरुआत के अलावा खिलाड़ियों और राष्ट्रीय खेल संघों की सहायता बढ़ाना, कोचों के लिए विशेष सहायता और अवार्ड, एथलीट्स के लिए सुविधाओं में बढ़ोतरी, क्षेत्रीय खेल संघों का गठन और उन्हें मान्यता का प्रावधान जैसे कई कदम उठाए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश में नए खिलाड़ियों की पहचान करने और उनके निखार के लिए लगातार कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। सरकार की कोशिश है कि खिलाड़ियों को बचपन से ही खेल भावना के लिए प्रेरित कर उनके भीतर छिपे स्पोर्ट्स स्टार को बाहर निकालने की कोशिश की जाए। लेकिन ये काम बहुत चुनौतीपूर्ण है और इसमें आज भी चुनौतियां बरकरार हैं। और ये सब मुमकिन कैसे होगा? इसके लिए हमारे देश में खेलों के विकास के लिए बनी नीतियों पर गौर करना जरूरी है। भारत में खेलों के विकास के लिए 1982 में राष्ट्रीय कल्याण कोष की स्थापना की गई। इस कोष से खिलाड़ियों को वित्तीय मदद देने का प्रावधान किया गया। इसी साल भारत सरकार में खेल विभाग की स्थापना की गई। 1985 में अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष के मौके पर इस विभाग का नाम बदलकर खेल और युवक कल्याण विभाग कर दिया गया। 7 मई 2000 को इसे स्वतंत्र मंत्रालय घोषित कर दिया गया। 30 अप्रैल 2008 से इस मंत्रालय को युवक कल्याण विभाग और खेल विभाग में बांट दिया गया। खेल और युवक कल्याण मंत्रालय के तहत भारतीय खेल प्राधिकरण यानी SAI की भी स्थापना की गई। इसका काम युवाओं की प्रतिभा को सामने लाकर उन्हें तराशना और खेलों के विकास के लिए बुनियादी सुविधाएं, उपकरण तथा प्रशिक्षण उपलब्ध कराना है। जो सपोर्ट होती है स्पोर्ट्समैन के लिए वो बहुत कम हुई है। ये बहुत अनफॉर्चुनेट पार्ट है। गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन बढ़ा है, गवर्नमेंट पैसा बहुत लगा रही है, लेकिन गवर्नमेंट का एक जो कहते हैं ना एक लेवल तक ही जा सकते हैं। ऐसे नहीं कि पूरा बजट उस पर दे देंगे। तो इसमें कॉर्पोरेट सेक्टर को आगे आना पड़ेगा। दरअसल आज़ादी से पहले अंग्रेजी शासन के दौरान क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल के अलावा दूसरे खेलों पर खास ध्यान नहीं दिया गया। ये तीनों ही खेल अंग्रेज शासन और देशी संभ्रांत वर्ग तक सीमित थे। आज़ादी के बाद देशी खेलों के विकास पर बात शुरू हुई। हालांकि पहली बार राष्ट्रीय खेल नीति 1984 में बनाई गई। इसमें इस बात पर जोर दिया गया कि 50 में से 16 खेल विषयों पर ध्यान दिया जाए और इनकी प्राथमिकता के आधार पर विकास किया जाए। 16 सूत्री इस खेल नीति में ग्रामीण इलाकों में खेलकूद के विकास, खिलाड़ियों के लिए पौष्टिक आहार की व्यवस्था, स्कूल कॉलेजों की सांस्कृतिक गतिविधियों में खेलों को शामिल करना,
खिलाड़ियों के लिए रोजगार की व्यवस्था, खेल उद्योग को बढ़ावा और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में शिरकत सुनिश्चित करना शामिल था। खेलो इंडिया में आपको गाँव को जोड़ना होगा और गाँव को जोड़ने के लिए आपको वहाँ की जो विशिष्ट प्रतिभा है उसको उभार कर सामने लाना होगा। शूटिंग में अभी तक एक कह सकते हैं कि बहुत महंगा खेल था, तो उसमें बड़े घरानों के लोग जुड़ते थे, लेकिन अब नहीं है, अब गाँव से भी लोग आ रहे हैं। तो हर चीज़ में एथलेटिक्स हो, बॉक्सिंग हो, कुश्ती हो, यहाँ तक कि बैडमिंटन में भी गाँव के बच्चे आ रहे हैं। तो आपको गाँवों तक खेलो इंडिया ले जाना होगा। देश में खेलों के विकास और खिलाड़ियों को मदद देने के लिए केंद्र सरकार ने 2001 में नई राष्ट्रीय खेल नीति लागू की। खेलों का आधार व्यापक करना, उपलब्धियों में श्रेष्ठता लाना, संरचनात्मक ढांचे का विकास और बढ़ावा देना इसके प्राथमिक लक्ष्य हैं। इस नीति के तहत राष्ट्रीय खेल फेडरेशनों और दूसरी उपयुक्त संस्थानों को सरकारी सहायता मुहैया कराई जाती है। खेल को वैज्ञानिक और प्रशिक्षण संबंधी मजबूती प्रदान करना, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देना, खेलों के उत्थान में संगठित क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाना और जनता में खेलों के प्रति रुझान पैदा करना भी राष्ट्रीय खेल नीति का हिस्सा है। इस नीति के तहत महिलाओं, पिछड़ी जनजातियों और ग्रामीण युवाओं की भागीदारी को भी प्रोत्साहित किया जाता है। इसके बाद 2007 में सरकार ने व्यापक खेल नीति का ड्राफ्ट तैयार किया। इसमें पहले की खेल नीतियों में छूट गए बिंदुओं को शामिल करने के अलावा नए दौर की आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों को भी शामिल किया गया। इसमें समाज के सभी वर्गों की खेल जरूरतों को पूरा करने और खेल को जीवन पद्धति के रूप में अपनाने की बात की गई। इनमें खेल और खिलाड़ियों की सेहत में कुछ सुधार जरूर हुआ है, लेकिन उम्मीद के मुताबिक प्रगति नहीं हुई। ओलंपिक जैसे आयोजनों में हम अमेरिका, रूस और चीन तो दूर, कई छोटे अफ्रीकी और एशियाई देशों से भी पीछे हैं। और खेलना चाहते हैं हम, खूब खेलो साथ में है हम, खेल से मुस्कान पाए हम, खेल से पहचान पाए हम, दुनिया को हिलाएंगे, खेल के दिखाएंगे, हम नहीं है किसी से कम। देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए 2017 में सरकार ने खेलो इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य देश भर में खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देना है ताकि देश में खेल की स्थिति और स्तर में सुधार किया जा सके। खेलो इंडिया योजना के तहत सरकार ने साल 2017-18 से 2018-19 तक की अवधि के लिए 1,756 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनाई है। इस योजना के तहत प्रत्येक साल अलग अलग खेलों से 1,000 खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। चुने हुए खिलाड़ियों को लगातार 8 सालों तक 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। साथ ही इसके तहत देश भर में 20 विश्वविद्यालयों को खेलों के हब के रूप में विकसित करने का लक्ष्य है। खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत पहला खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का आयोजन 31 जनवरी 2018 से 8 फरवरी 2018 तक दिल्ली में किया गया, जिसमें 17 साल से कम उम्र के देश भर से आए खिलाड़ियों ने 16 खेलों में भाग लिया। सरकार की कोशिश खेलो इंडिया कार्यक्रम को व्यक्तिगत विकास, सामुदायिक विकास, आर्थिक विकास और राष्ट्रीय विकास के रूप में खेलों को मुख्य धारा से जोड़ने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो एक तरफ देश में खेल दिवस की चर्चा है, तो दूसरी तरफ एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन भी जारी है। वैसे इन एशियाई खेलों में हमें कुछ ऐसे खिलाड़ी मिले हैं जिन्हें अब से पहले शायद ही कोई जानता था। इनमें भी कम उम्र के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन देश में खेलों के बेहतरीन भविष्य को आश्वस्त कर रहा है। आइए जाते जाते आपको मिलवा जाते हैं ऐसे ही कुछ राइजिंग स्टार्स से। नमस्कार। एशियाई खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। इस बार के खेलों ने देश को कई ऐसे नए खिलाड़ी दिए हैं जो खेलों में भारत के भविष्य की शानदार तस्वीर पेश कर रहे हैं। इनमें कई खिलाड़ियों ने न सिर्फ देश की झोली में पदक डाले हैं, बल्कि इतिहास भी रच दिया है। मात्र 15 साल के शार्दुल रिहान एशियाई खेलों में पदक जीतने वाले भारत के सबसे कम उम्र के शूटर बन गए हैं। उन्होंने पुरुष डबल ट्रैप इवेंट में सिल्वर मेडल जीता।
भारत के एक और उभरते हुए सितारे हैं 16 साल के सौरभ चौधरी। सौरभ ने 10 मीटर पिस्टल इवेंट में गोल्ड मेडल जीतकर रिकॉर्ड कायम किया। सोलह साल की मनु भाकर भारत के शानदार भविष्य की गारंटी दे रही हैं। वो एशियाई खेलों में कोई मेडल हासिल तो नहीं कर पाई, लेकिन इससे पहले राष्ट्रमंडल खेलों 2018 में मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। वो 2018 के ISSF विश्व कप में 2 स्वर्ण पदक भी हासिल कर चुकी हैं। पंद्रह साल के अनीश बनवाला भी एशियाई खेलों में पदक नहीं जीत पाए, लेकिन राष्ट्रमंडल खेलों 2018 में गोल्ड मेडल जीतकर वो इतिहास रच चुके हैं। It's a combination of effort from the federations to IOA and the Ministry of Sports. We usually don't interfere in the selection process at all. We leave it to the federations who are supposed to be the experts. Now, in case there are instances where we feel that somebody's been overlooked, somebody genuine has been overlooked, and maybe the process is a little unfair, then we reach out to the president of the federation or the other officers and say that what best can be done. Can we modify this a little bit? Can we give him a chance to do a selection trial? And by that method, we were able to include a few athletes who went on to win the medals here. We are not claiming anything. We are saying that this is a collective responsibility, and this is how it becomes a democratic process of selection. 18 साल की हिमा दास ने महिलाओं की 400 मीटर स्पर्धा का रजत पदक जीता। 200 मीटर फाइनल में भी उनसे पदक की उम्मीद थी, लेकिन गलत स्टार्ट के कारण उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। हालांकि वो IAAF विश्व अंडर 20 चैंपियनशिप के ट्रैक इवेंट में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय बन चुकी हैं। इसी तरह लक्ष्य श्योराण ने एशियाई खेलों में ट्रैप शूटिंग में सिल्वर मेडल जीतकर देश का मान बढ़ाया है। 19 साल के लक्ष्य में भारत का शानदार भविष्य हर कोई देख रहा है। इसी तरह भारतीय महिला रेसलर दिव्या काकरान ने 68 किलोग्राम महिला फ्री स्टाइल में दमदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक अपने नाम किया। वो इससे पहले भी कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में गोल्ड और सिल्वर जीत चुकी हैं। इसी तरह एशियाई खेलों में भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीतकर न सिर्फ भारत का नाम रोशन किया, बल्कि इतिहास भी रचा। जो पहले कहते थे कि क्या हम सिर्फ क्रिकेट सेंट्रिक कंट्री रह गए, नहीं, मैं कहूँगा कि नहीं, बिल्कुल भी क्रिकेट सेंट्रिक नहीं है। हमारी और भी स्पोर्ट्स बहुत बढ़ रही है, लेकिन एथलेटिक्स जो इस एशियन गेम्स में उभरा है, मनजीत सिंह 800 मीटर में अननोन फेस, किसी को मालूम नहीं था, उन्होंने गोल्ड जीत कर दिखाया है कि आपको थोड़ा सा एथलेटिक्स जैसी जो गेम्स है जिसमें आपको पैसा कुछ नहीं चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर एक ट्रैक आपको चाहिए, कुछ स्पाइक्स चाहिए और आपको मेहनत की बात है। इन तमाम खिलाड़ियों के अलावा भी कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो अब से कुछ वक्त पहले तक गुमनामी में खोए हुए थे, लेकिन तमाम बाधाओं को पार करते हुए जिस तरह इन्होंने खेलों की दुनिया में भारत का परचम लहराया है, ओलंपिक में देश की झोली में ज्यादा पदकों की उम्मीद भी बढ़ गई है। लीना शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।